हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ओवर्स। वेद माता गायत्री पब्लिक शिक्षण संस्थान अरण्य की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पिछले जो लेसन 14 एनिमल डिजीज पार्ट 3 के ऊपर चर्चा करेंगे। पिछले क्लासों में हमने देखा था एनिमल्स के जो रोग होते हैं वो जीवाणु जनित कौन से हैं, बैक्टीरिया और वायरस जनित कौन से चल रहे थे। अब हमारे को कुछ ऐसे पोषक तत्वों की कमी से जो रोग था हमने पढ़ा था, उसके बारे में सामान्य चर्चा हमने कर ली थी। दुग्ध ज्वर जो कि एक चयापचयी रोग है, मतलब कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है। और कैल्शियम की कमी से किस प्रकार से होता है उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो एक बार उसमें किस प्रकार से कि 9 से 11 mg प्रति 100 ml रक्त में कैल्शियम की मात्रा होनी चाहिए। लेकिन अगर ये कितनी मात्रा हो जाती है, 7 mg प्रति 100 ml हो जाती है कैल्शियम की मात्रा, तो इससे पशु को क्या हो जाता है, यानी कि पशु में कैल्शियम की कमी बढ़ जाती है। और ये कब होता है ये रोग, यानी कि ब्याने के 5-7 दिन पहले या ब्याने के 5 से 7 दिन तक होता है। क्योंकि उसके बाद में उस समय क्या होता है कि जो पशु का दूध होता है, लैक्टोज स्त्राव होता है, उस समय उसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा आती है, जिसको कि सामान्यतः हम क्या बोलते हैं, गाढ़ा दूध बोलते हैं, पीलापन होता है उसमें। और वह बच्चे के लिए कीस बोलते हैं उसको, तो बच्चे के जो नवजात शिशु होता है उसके लिए वह इंपॉर्टेंट होती है। तो उसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम का स्त्राव होने के कारण कैल्शियम की मात्रा ज्यादा निकलती है। तो 5 से 7 दिन तक ये जो मात्रा है ये ही सबसे ज्यादा प्रभावी होती रहती है। अब देखो आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि ये रोग होने का क्या कारण है, कि दुग्ध ज्वर होने का क्या कारण है। तो देखो बेटा, आप देखो, पहला रक्त सिरप में कैल्शियम की मात्रा, रक्त सिरप में कैल्शियम की मात्रा 7 mg प्रति 100 ml से कम होना, 7 mg प्रति 100 ml से कम हो जाना। दूसरा था रक्त में Ca की कमी निम्न कारणों से होती है, अब देखो कौन कौन से कारण हैं जिनके द्वारा रक्त में सिरप की मात्रा हो जाती है। अब देखो, कीस की मात्रा, जो पशु को प्रारंभिक ब्याने के तुरंत बाद में कीस की जो मात्रा होती है, कीस में ऐसा करो, कीस में रक्त की अपेक्षा कैल्शियम 12 से 13 गुना अधिक होती है। 12 से 13 गुना अधिक होती है। और जैसे जितना ज्यादा कीला होता है, मतलब कि कीस होती है, उसको बाहर निकालने से जितनी ज्यादा मात्रा में क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाती है, वैसे ही आ जाती है। तो दूसरा लिखो, ब्याने के एकाएक बाद में Ca की मात्रा कीस में अधिक निकलने से हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। और हड्डियों में कैल्शियम की कमी होगी तो पशु क्या हो जाता है, कि बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और मतलब कि बैस्कले पड़ जाता है, मतलब उसमें उठने की क्षमता नहीं रहती है। तीसरा देखो, अगर ब्याने के
आहार कम दिया जाए तो अगर ब्याने के बाद में पशु को क्या हो रहा है, आहार कम दिया जा रहा है जाए तो आंत व अन्य अंग कम सक्रिय होते हैं। कम सक्रिय होने से, अब कम सक्रिय हो रहा है तो क्या हो जाता है, कम सक्रिय होने से कैल्शियम का अवशोषण हो जाता है, कैल्शियम का अवशोषण हो जाता है और थके व कमजोर पशु को दुग्ध ज्वर या दुग्ध बुखार हो जाती है, दुग्ध बुखार हो जाती है। और 4 नंबर पे था आहार में सीए की मात्रा कम होना। लिख लो बेटा, आहार में सीए की मात्रा कम होना। आहार में सीए की मात्रा कम होना। अब देखो कौन कौन से, रक्त सिरप में कैल्शियम की मात्रा कितनी हो जाए कि 7 mg प्रति 100 ml से कम हो जाए। 7 mg प्रति 100 ml से अगर कम हो रहा है तो ऐसे में क्या होती है कि कैल्शियम की कमी हो जाती है। अब एक कैल्शियम की कमी किस प्रकार से हो रही है, तो देखो किन किन कारणों से होती है कि केस में रक्त की अपेक्षा जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो 12 से 13 गुना अधिक होती है। मतलब कि रक्त में अगर मान लो कि 9 से 11 mg होती है तो 9 में मतलब लगभग 100 mg में 110 के समथिंग कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, 12 से 13 गुना अधिक होती है। ब्याने के एकाएक बाद में कैल्शियम की कीस में अधिक मात्रा निकलने से क्या हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है और हड्डियां कमजोर होने से पशु का जो होता है अंग तंत्र वह सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अंग तंत्र ज्यादा प्रभावित होने से क्या हो जाता है, धीरे धीरे पशु निठल्ला और आलसी प्रवृत्ति का हो जाता है। नेक्स्ट है ब्याने के बाद आहार कम दिया जाए तो आंतों में आहार कम पहुंचेगा। इससे क्या होता है कि आंतों में आहार कम पहुंचने से क्या हो जाता है कि वह कैल्शियम का अवशोषण करने लग जाते हैं, कैल्शियम को ज्यादा उत्सर्जित करने लग जाते हैं और जिससे पशु क्या हो जाता है, थका हुआ वह कमजोर हो जाता है और कमजोर होने से उसमें क्या हो जाती है, दुग्ध ज्वर या दुग्ध बुखार आ जाती है और आहार में कैल्शियम युक्त आहार में कमी होना, ये इसका मुख्य कारण है। देखो अब देखो लिख लिया। नेक्स्ट देखो बेटा, रोग के लक्षण। नेक्स्ट रोग के लक्षण देखो। अब देखो रोग के क्या लक्षण है। पहला रोग का लक्षण है, पहले पशु सुस्त व
धीरे धीरे, पहले पशु से उसके बाद धीरे धीरे कमजोर व ढीला हो जाता है। पहले पशु कैसा रहता है, बिल्कुल सुस्त रहने लगता है, फिर कमजोर हो जाता है और ढीला रहने लग जाता है। दूसरा है, गर्दन को अपनी पीठ पर रखकर निठल्ला सा बैठा रहता है। गर्दन को क्या करता है, अपनी पीठ के ऊपर रख करके बिल्कुल निठल्ला सा बैठा रहता है। तीसरा, शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है। शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है। हाथ लगाने पर ठंडा महसूस होता है। हाथ लगाने पर कैसा महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है। चौथा, आंखें सूख जाती हैं, वह पुतलियां फैलकर लंबी हो जाती है। आंखें सूखी रह जाती है और पुतलियां फैल करके क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है। रोग होने के 2 से 3 दिन बाद पशु चलना फिरना तक बंद कर देता है। चलना फिरना भी बंद कर देता है। और एक जगह बैठकर बेहोशी की हालत में पड़ा रहता है। एक जगह बैठ करके कैसा रहता है, बेहोशी की सी हालत में पड़ा रहता है। मांसपेशियां कमजोर होने से पशु गोबर व पेशाब करने में असमर्थ होता है। अब देखो, सबसे पहले क्या होता है, इनके पशु बिल्कुल निठल्ला रह करके धीरे धीरे पहले सुस्त रहता है, फिर कमजोर, धीरे धीरे कमजोर और ढीला सा हो जाता है, मतलब कि बिल्कुल सुस्त रहने लग जाता है। उसके बाद में क्या होता है, गर्दन को अपनी पीठ के ऊपर रख करके, गर्दन को क्या पे कि पीठ के ऊपर रख करके बिल्कुल निठल्ला सा बैठा रहता है। शरीर का तापमान, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना बेटा, बाकी के सभी रोगों में तापमान बढ़ता है, लेकिन दुग्ध ज्वर एक ऐसा रोग है उसमें तापमान कम होता है, क्योंकि ये कैसा होता है कि एक किसी पोषक तत्व की कमी से होने वाला रोग है, या उपापचयी मेटाबॉलिक रिएक्शन की प्रभावित होने के कारण होने वाला रोग है। तो दुग्ध ज्वर क्या है,
कि शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है और हाथ लगाने पर कैसा होता है, तापमान कम होगा तो क्या होता है, ठंडा शरीर हो जाता है। आंखें सूख जाती है और पुतलियां क्या हो जाती है, फैल करके लंबी हो जाती है। आंखें सूख जाती है और पुतलियां फैल करके लंबी हो जाती है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट, रोग होने के 2 से 3 दिन बाद पशु चलना फिरना बंद कर देता है और एक जगह बेहोशी की हालत में पड़ा रहता है। मांसपेशियां कमजोर होने से क्या होता है, उनकी पशु को मांसपेशियां कमजोर होने से पशु गोबर व पेशाब करने में असमर्थ रहता है। लिख लिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो उपचार। उपचार देखो, रक्त में Ca की कमी दूर करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, ऐसा करो इसको, बोरोग्लूकोनेट 500 ml अंतःशिरा दे, 500 ml अंतःशिरा इंजेक्शन लगाएं। Ca के साथ Mg की, मैग्नीशियम की कमी होने पर कैल्शियम मैग्नीशियम मैग्नीशियम बोरो ग्लूकोनेट, कौन सा इंजेक्शन, कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट 500 ml इंजेक्शन अंतःशिरा दे, अंतःशिरा दे। देखो, रक्त में कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए कौन सा इंजेक्शन देना चाहिए, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, और कैल्शियम के साथ में मैग्नीशियम की कमी होने पर कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट का इंजेक्शन लगाना चाहिए। समझ रहे हो, लिख लो फटाफट।
लिख लिया बेटा? अब रोग से बचाव। तो देखो क्या क्या करना चाहिए। पशु को कैल्शियम युक्त आहार दें। पशु को क्या करें? कैल्शियम युक्त आहार दें। दूसरों, ब्याने से पूर्व पशु को विटामिन युक्त आहार दें। ब्याने से पहले क्या करें? पशु को विटामिन युक्त आहार दें। तीसरा, ब्याने से पूर्व ही पशु को कैल्शियम युक्त आहार खिलाएं। और चौथा, प्रतिदिन 50 से 60 ग्राम खनिज लवण खिलाएं। खनिज लवण खिलाएं प्रतिदिन ब्याने से पूर्व। तो लिख लो बेटा फटाफट, ताकि आज ये लेसन कंप्लीट हो अपना। लिख लिया? नेक्स्ट रोग देखो बेटा। अब अपना नेक्स्ट रोग स्टार्ट करेंगे। तो देखो नेक्स्ट रोग कौन सा है? देखो नेक्स्ट रोग फड़किया रोग। कौन सा जाएगा बेटा? फड़किया रोग। फड़किया रोग। नेक्स्ट रोग देखो फड़किया रोग। ये देखो कौन से पशु में? सबसे पहला इसे रोमंती रोग भी कहा जाता है। कौन सा? रोमंती रोग। रोमंती रोग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये उन पशुओं में होता है जो विचरण करते हैं। भेड़ बकरियों में होने वाला सबसे भयंकर रोग होता है। इसमें एकाएक पशु मरने लगते हैं। तो लिखो बेटा, इसमें लिखो इसकी सामान्य जानकारी। यह है अधिकतर रोमंती पशुओं में होने वाला, यह अधिकतर रोमंती पशुओं में होने वाला रोग है। इसके जीवाणु आंत्र में पहुंचकर
जहर उत्पन्न करते हैं, आंत्र में पहुंचकर जहर उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण इसके लक्षण प्रकट होते हैं। यह रोग प्राय भेड़ बकरियों में होता है। यह रोग किसमें होता है? प्राय भेड़ बकरियों में होता है। इस रोग से ग्रसित पशु एकाएक मर जाते हैं। इस रोग से ग्रसित पशु एकाएक मर जाते हैं। संक्रमण फैलने का तरीका, अब देखो संक्रमण किस किस के द्वारा फैलता है, तो लिखो दूषित चारे, दाने व पानी के उपयोग से। दूषित चारा, दाना व पानी के उपयोग से और दूषित गोबर व चारागाह आदि से। समझ गए? दूषित गोबर और चारागाह आदि से ये रोग फैलता है। आगे लिखो रोग कारक। रोग कारक लिखो तो लिखो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस की प्रजाति क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस की प्रजाति कौन सी है? ए, बी, सी, डी व ई। तो प्रजाति ए, बी, सी, डी और ई, इनमें से डी प्रजाति सबसे ज्यादा हानिकारक है। सबसे ज्यादा हानिकारक है। अब देख लो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस की प्रजाति जो है ए, बी, सी व डी और ई, इनमें से कौन सी प्रजाति सबसे ज्यादा हानिकारक होती है? डी प्रजाति सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। लिख लिया बेटा? प्रभावित अंग देखो, प्रभावित अंग जो है तो श्वसन नाल व आंत्र। श्वसन नाल से ये प्रवेश करते हैं और आंत्र में जाकर के ये विष का उत्पादन करते हैं।
श्वसन नाल व आंत्र। लिख लिया? देखो एक बार समझो इसको फिर से। ये फड़किया रोग कौन से पशुओं में होता है? रोमंती पशुओं में होता है। रोमंती पशु कौन से होते हैं? प्राय भेड़ बकरियां रोमंती पशुओं की श्रेणी में आती है। कौन सी? भेड़ और बकरियां किसकी श्रेणी में आती है? रोमंती पशुओं की श्रेणी में आती है। इस रोग से ग्रसित पशु क्या होते हैं? एकाएक मरने लगते हैं। इस रोग से जो होते हैं ग्रसित पशु वो क्या होते हैं? एकाएक ही मरने लगते हैं। फैलता किसके द्वारा है? दूषित चारा, दाना व पानी के माध्यम से। इनसे तो फैलता ही है। अगर वह रोगी पशु किसी चारागाह या पानी के स्रोत के ऊपर पहुंचा है तो ये वहां पे भी फैल जाता है, उनके माध्यम से भी। रोग कारक क्या है? क्लोस्ट्रिडियम परफिंजे की प्रजातियां। रोग कारक जो है मुख्य रूप से तो ये है क्लोस्ट्रिडियम परफिंजी, लेकिन इसकी जो प्रजातियां होती है, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग स्पीसीज, वो कौन कौन सी है कि ए, बी, सी व डी। ए, बी, सी, डी व ई। इनमें से जो डी प्रजाति है वो क्या करती है कि सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। प्रभावित अंग कौन सा है? इसके द्वारा कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो श्वसन नाल और आंत्र के द्वारा ये ज्यादा प्रभावित करते हैं। श्वसन नाल से ये प्रवेश करते हैं, आंत्र में जाकर के ये विष का उत्पादन करते हैं। तो अब आ गया बेटा अब देखो लक्षण। लक्षण देखो, पहला आंतों में फैल रही विष उत्पन्न करेगा तो दर्द जरूर होगा। तो लिख लो पेट दर्द के कारण, पेट दर्द के कारण भेड़ बकरियां बेचैन हो जाती है। पेट दर्द के कारण क्या होती है? भेड़ बकरियां बेचैन हो जाती है और बार बार उठती बैठती है, और बार बार उठती बैठती है, बार बार उठती बैठती रहती है। दूसरा, पेट दर्द हो रहा है तो पशु को आफरा आएगा, तो पशु को आफरा आ जाता है। क्या हो जाता है? पशु को आफरा आ जाता है। आफरा आने से पेट फूल जाता है, तो उससे क्या होती है? सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। सांस लेने में तकलीफ होती है। सांस लेने में क्या हो जाती है? तकलीफ हो जाती है। तीसरा, हाथ पैरों में ऐंठन आ जाती है। हाथ पैरों में क्या आ जाती है? ऐंठन आ जाती है, और अगले पैरों के बदली क्या चलती है? अगले पैरों के बल पशु चलता फिरता है। अगले पैरों के बल पशु चलता फिरता है। 4 नंबर पे, पेट दर्द के कारण पशु किड़किड़ाता है। पशु क्या करता है? किड़किड़ाता है। 5, इस रोग से पशु रात में स्वस्थ होते हैं, परंतु सुबह अचानक कई भेड़ बकरियां मरी हुई पाई जाती है। 6वां, अंत में
खूनी दस्त, अंत में क्या होता है, खूनी दस्त होता है और पशु लेटे लेटे साइकिल चलाते हुए मर जाता है। पशु लेटे हुए और साइकिल चलाते हुए क्या कर जाता है, मर जाता है। पशु लेटे लेटे और साइकिल चलाते हुए मर जाता है। लिख लो फटाफट। पशु लेटे लेटे और साइकिल चलाते हुए मर जाता है। लिख लिया। पहला लक्षण है पेट दर्द के कारण भेड़ बकरियां क्या हो जाती है, बेचैन हो जाती है और बार बार उठती बैठती रहती है। पशु के पेट को क्या हो जाता है, आफरा आने से क्या हो जाता है, पशु को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। हाथ पैरों में ऐंठन आ जाती है और अगले पैरों के बल ही क्या करता है, पशु गडोड़ा गडोड़ा चार बुला जाए चलने लगता है। पेट दर्द के कारण, पेट दर्द इतना भयंकर होता है कि पशु की दांतों की किड़किड़ाहट सुनाई देती है, दांत पीसने की आवाज आसानी से सुन सकते हैं। इस रोग में ये इसकी एक मुख्य विशेषता याद रखना, ये 2-3 मुख्य विशेषताएं हैं तो इसकी याद रखना कि इस रोग में जो रोगी पशु होता है वो रात में बिल्कुल स्वस्थ रहता है। रात में तो सभी पशुओं को स्वस्थ रखते हैं, स्वस्थ मतलब बांधते हैं अंदर बाड़े में, लेकिन सुबह जब उठ करके देखते हैं तो अचानक से हमारे को कई 2-4 भेड़ बकरियां मरी हुई मिलती है। तो इसका मतलब है कि इसमें तुरंत ही पशु क्या हो जाता है, मर जाता है। और अंत में क्या होता है कि खूनी दस्तों लगते हैं और पशु लेटे लेटे साइकिल चलाते हुए मर जाता है। कंप्लीट लक्षण लिख लो बेटा जल्दी से, ताकि हम आज इस लेसन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे पूरा। फिर आगे आपका दूसरा लेसन भी है। लिख लिया, लिख लो एक बार। लिख लिया। अब देखो बेटा लक्षण हो गए इसके। देखो अब आता है उपचार। उपचार देखो, पहला है डेक्सोना 3 ml अंतःपेशी इंजेक्शन। कौन सा इंजेक्शन? डेक्सोना 3 ml अंतःपेशी इंजेक्शन दे। डेक्सोना 3 ml अंतःपेशी इंजेक्शन दे। दूसरी एंटीबायोटिक
एंटीबायोटिक दे। अब एंटीबायोटिक में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन OTC कितनी मात्रा में? 5 ml 3 दिन तक। 5 ml की मात्रा कितने दिनों तक है? 3 दिन तक। अंतःपेशी, अंतःपेशी लगेगा सब, डायरेक्ट बॉडी के अंदर इंजेक्ट ना होकर के मसल्स ब्लड के द्वारा आंतों में पहुंचे, इसलिए अंतःपेशी। तीसरा, पेट दर्द व ऐंठन रोकने के लिए, पेट दर्द व ऐंठन कम करने के लिए, पेट दर्द व ऐंठन कम करने के लिए डाइक्लोमीन, हाइड्रोक्लोराइड, ये कितना? 3 ml अंतःपेशी, 3 ml अंतःपेशी, 3 ml अंतःपेशी। चौथा, मांसपेशियों में जकड़न रोकने के लिए, जकड़न रोकने के लिए। अब देखो, मांसपेशियों में जकड़न रोकने के लिए इंजेक्शन न्यूरोबियोन, कितनी मात्रा में? 3 ml अंतःपेशी, 3 ml अंतःपेशी दे। देखो, डेक्सोना 3 ml अंतःपेशी इंजेक्शन दे। एंटीबायोटिक के रूप में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन OTC 5 ml अंतःपेशी 3 दिन तक रेगुलर देनी चाहिए। नेक्स्ट, पेट दर्द व ऐंठन कम करने के लिए, पेट दर्द व ऐंठन कम करने के लिए क्या करना चाहिए? डाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड 3 ml अंतःपेशी का इंजेक्शन लगाना चाहिए। मांसपेशियों में जकड़न को रोकने के लिए कौन सा? इंजेक्शन न्यूरोबियोन 3 ml अंतःपेशी देना चाहिए। समझ गए बेटा? लिख लिया? अब आ जाओ, जल्दी करो, इसको फटाफट लिख लो। पहला इंजेक्शन है डेक्सोना 3 ml अंतःपेशी। एंटीबायोटिक है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन OTC 5 ml अंतःपेशी। पेट दर्द व जकड़न रोकने के लिए डाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड 3 ml अंतःपेशी देना चाहिए। और मांसपेशियों में जकड़न रोकने के लिए इंजेक्शन न्यूरोबियोन 3 ml अंतःपेशी देना चाहिए। समझिए? हाँ, तो बेटा आगे देखो, उपचार हमने कर लिया। अब देखो इसके बचाव में देखो, बचाव में देखो, पहला है ETV का टीका लगाएं। ETV का टीका लगाएं। दूसरा है ETV टाइप D, क्योंकि इसमें जो D
स्पीसीज थी वो सबसे ज़्यादा प्रभावित थी। तो टाइप डी 2.5 ml अंतःत्वचीय या अंतःपेशी, अंतःत्वचीय या अंतःपेशी इंजेक्शन दे, अंतःत्वचीय या अंतःपेशी इंजेक्शन दे। तीसरा, मृत पशु को गाड़ दे, वह स्त्राव को जला दे। मृत पशु को गाड़ दे और स्त्रावों को जला देना चाहिए। बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखें। बीमार पशु क्या करें? स्वस्थ पशु से अलग रहेंगे। और पांचवा, जिस क्षेत्र में रोग का प्रकोप अधिक हो वहां पशु चराने न ले जाएं। कि जिस क्षेत्र में रोग का प्रकोप अधिक हो रहा हो वहां पर क्या करें? पशुओं को चराने के लिए न लेकर के जाएं। तो लिख लो ये फटाफट। फिर इसके बाद में 2 रोग और होते हैं बचे हुए, वो और करेंगे हम। लिख लिया बेटा? अब आ जाओ अगले रोग के ऊपर। अगले रोग के ऊपर आ जाओ। अगला रोग कौन सा है? सर्रा। कौन से पशुओं में होता है? ज्यादातर ऊंट में होता है। कौन से में? ऊंट में होने वाली एक भयंकर बीमारी है। हाँ बेटा, अब देखो सर्रा रोग। सर्रा रोग कौन से पशुओं में होता है? तो लिखो ऊंट में होता है। तो लिखो इसमें, यह बुखार एक बीमारी है। लिखो, यह बुखार एक बीमारी है जो रुक रुक कर आती है, जिसमें तेज बुखार रुक रुक कर आती है, और पशु चक्कर काटता है और उत्तेजित हो जाता है। और पशु चक्कर काटता है तथा उत्तेजित हो जाता है। नोट लगाइए, लिखो नीचे। इस रोग से यह ऐसा लिखो, यह रोग हर पशुओं में होता है। यह रोग हर पशुओं में होता है, परंतु ऊंट में विशेष रूप से होता है। परंतु ऊंट में विशेष रूप से होता है। रोग कारक, तो लिखो रोग कारक।
ट्रिपेनोसोमा इवनसाई रोग कारक के द्वारा, ट्रिपेनोसोमा इवनसाई नामक प्रोटोजोआ के द्वारा, ट्रिपेनोसोमा इवनसाई नामक प्रोटोजोआ के द्वारा। और इसको फैलाते कौन है? ऐसा लिखो, ये है रक्त परजीवी है, परजीवी है जो मक्खियों के द्वारा फैलाया जाता है। जो किसके द्वारा फैलाया जाता है? मक्खियों के द्वारा। रोग के लक्षण, रोग के लक्षण इसमें पहला है अधिक तीव्र, अधिक तीव्र। तो लिखो, एकाएक तेज बुखार आता है और पशु उत्तेजित हो जाता है। एकाएक क्या हो रहा है कि तेज बुखार आता है और पशु क्या हो जाता है? उत्तेजित हो जाता है। पशु इधर उधर भागता है, वह नशीला सा लगता है। वह क्या होता है? बिल्कुल एक नशीला सा लगता है। तथा सिर को दीवार व जमीन पर मारता है। सिर को कहां पे मारता है? दीवार पे मारता है या फिर जमीन पर मारता है। खाना पीना छोड़कर शीघ्र मर जाता है। शीघ्र मर जाता है। दूसरा है तीव्र लक्षण, इसके लक्षण देखो, बुखार का न होना, गोले में चक्कर काटना, खड़ा हो जाना, गोले में चक्कर काटना, खड़ा हो जाना, कभी खाना व कभी नहीं खाना, कभी खाना और कभी नहीं खाना, जुगाली कम करना, बंद बंदासा चलना, बंद बंदासा चलना, पसीना आ जाना व गिर जाना, गिर जाना। देखो तीव्र लक्षण अधिक तीव्र कौन से? एकाएक तेज बुखार आता है जिससे पशु क्या हो जाता है? उत्तेजित हो जाता है और इधर उधर भागने लगता है। और वह कैसा दिखता है? बिल्कुल नशीला सा दिखता है, मतलब कि नशे के रूप में वह दिखाई देता है। सिर को दीवार पे मारता है, खाना पीना छोड़कर शीघ्र ही मर जाता है। दूसरा लक्षण है कि बुखार का न होना,
दूसरे लक्षण में बुखार नहीं होती, लेकिन गोले में चक्कर काटता है, कभी खड़ा हो जाता है तो कभी चलने लग जाता है, कभी खाना खा लेता है और कभी नहीं खाता है। जुगाली क्या करता है, कम कर देता है या बंद कर देता है, और बंद बंदास कर चलता है, पसीना आ जाता है और चल गिर जाता है। अब देखो कम तीव्र लक्षण, तीसरा लक्षण है इसका कम तीव्र लक्षण। कम तीव्र लक्षण देखो, इसमें बुखार नहीं आती है, इसमें बुखार नहीं आती है, परंतु पशु पागल की तरह घूमता है। बुखार तो नहीं आती है, लेकिन पशु क्या होता है, पागल की तरह घूमता है। खाना पीना छोड़ देता है और खाना पीना छोड़ देता है और उसे कब्ज हो जाती है, और उसे खाना पीना छोड़ देता है और कब्ज हो जाती है, और कब्ज हो जाती है। अब खाना पीना छोड़ेगा तो उसको कब्ज तो होगी, और खाना पीना छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, 2-4 सप्ताह के मायने मर जाता है। दुर्बल होकर गिर जाता है और 2 से 4 सप्ताह में मर जाता है, और 2 से 4 सप्ताह में क्या हो जाता है, मर जाता है। 2 से 4 सप्ताह में मर जाता है। रोकथाम एवं उपचार। रोकथाम एवं उपचार देखो, इंजेक्शन, एंटीसाइड प्रोसाल्ट, एंटीसाइड प्रोसाल्ट 2.5 से 3 ml 3 mg 15 ml डिस्टिल वाटर में, डिस्टिल वाटर में घोलकर, डिस्टिल वाटर में घोलकर चमड़ी में लगाएं। डिस्टिल वाटर में घोल करके कहाँ पे लगाएं, चमड़ी में। दूसरा है इंजेक्शन बेरेनील, इंजेक्शन बेरेनील 5 ग्राम 25 mg 25 ml डिस्टिल वाटर घोलकर चमड़ी में लगाएं। चमड़ी में लगाएं। तीसरा है इंजेक्शन ट्राइक्विन, इंजेक्शन ट्राइक्विन 2.5 mg को 15 ml डिस्टिल वाटर में घोलकर चमड़ी में लगाना चाहिए। फिर
पशु को एनोरेक्शन फोर्ट की 2 गोलियां सुबह शाम दें। 2 गोलियां सुबह शाम दें। और 5 नंबर पे इंजेक्शन टोनाफास्फोन इंजेक्शन टोनाफास्फोन 10 ml व CBG 500 ml नस में दें। 500 ml नस में दें। देखो इसकी रोकथाम और उपचार क्या है। कौन सा इंजेक्शन एंटीसाइड प्रोसाल्ट 2 से 2.5 mg 2 से 2.5 से 3 mg को 15 ml डिस्टिल वाटर में घोल करके चमड़ी में लगाना चाहिए। फिर दूसरा इंजेक्शन है इंजेक्शन बेरिलिन 5 ग्राम को 25 mg डिस्टिल वाटर में घोल कर चमड़ी में लगाएं। तीसरा है इंजेक्शन ट्राइक्विन 2.5 mg को 15 ml डिस्टिल वाटर में घोल करके चमड़ी में लगाएं। पशु को एनोरेक्शन फोर्ट की 2 गोलियां सुबह शाम दें। और इंजेक्शन टेनाफास्फोन 10 ml व CBG 50 ml नस में दें। तो ये था बेटा हमारे सर्रा रोग का रोकथाम एवं उपचार। अब आती है हमारा अंतिम रोग खाज एवं खुजली। कौन सा है रोग? खाज एवं खुजली। तो लिखो बेटा पॉइंट, खाज एवं खुजली। खाज एवं खुजली। देखो बेटा रोग कारक देखो, रोग कारक माइट्स परजीवी के द्वारा, इसमें लिख लो यह एक छूत की बीमारी है, मतलब कि संपर्क में आने से फैल जाती है। किसके द्वारा फैलती है? माइट्स परजीवी के द्वारा। माइट्स परजीवी के द्वारा जो चमड़ी में घुसकर अपना असर दिखाता है। जो क्या करता है? चमड़ी में घुस करके अपना असर दिखाता है। रोग के लक्षण, रोग के लक्षण देखो। तो देखो पहला लिखो शरीर पर सूजन आना, फुंसियां होना व बालों का गिरना इसका मुख्य लक्षण है। इसका क्या है? मुख्य लक्षण है। इस रोग में चमड़ी का रंग लाल हो जाता है। इस रोग में क्या होता है? चमड़ी का रंग लाल हो जाता है और पशु खुराता है तो
चिपचिपा द्रव निकलता है। चिपचिपा सा क्या निकलता है? द्रव निकलता है। यह पशु के चेहरे, होठ व पैरों से प्रारंभ होती है। त्वचा सूजकर मोटी हो जाती है। त्वचा क्या हो जाती है? सूज करके मोटी हो जाती है। छाले फूटने से पशु को दर्द होता है। छाले फूटने से क्या होता है? पशु को दर्द। छाले फूटने से पशु को क्या होता है? दर्द होता है। अब देखो रोग के कारण, रोग के लक्षण हो गए। नेक्स्ट और देखो रोग के कारण। पहला कारक है सोरप्टिस कम्युनिस। सोरप्टिस कम्युनिस। दूसरा कोरियोप्टिस सिबोइटस। तीसरा है डेमोडेक्स फोलिक्यूलोरम और चौथा है सार्कोप्टिस स्केबी। सार्कोप्टिस स्केबी ये चार हैं जो कि बैक्टीरिया हैं, माइट्स परजीवी की प्रजातियां हैं, रक्त परजीवी की। इन्हीं के द्वारा ये रोग फैलता है। इन्हीं के द्वारा ये रोग मुख्य रूप से फैलता है। अब देखो इन्हीं के द्वारा फैलता है। अंतिम इसका लिखो रोकथाम है, रोकथाम एवं उपचार। तो रोकथाम एवं उपचार देखो, सभी रोगग्रस्त पशुओं को बांधने वाली जगह रोगाणु रहित हो, मतलब वहां पे कोई भी रोगाणु वगैरह नहीं होना चाहिए। रोगी पशु को स्वस्थ पशु से अलग कर दें। तीसरा है सल्फर पाउडर को
तेल में मिलाकर लगाएं। चौथा है हिमेक्स मल्लम लगाएं। चौथा है, पांचवा है बूटाक्स 5 ml को 1 लीटर पानी में घोल कर लगाएं। इंजेक्शन आवर्मेक्टिन 1 ml 50 किलोग्राम वजन के हिसाब से दें। अब देखो बेटा, रोग कारण कौन सा है? सोरप्टिस कम्युनिस। पहला रोग का कारण है माइट्स की प्रजाति है। दूसरा है कोरियोप्टिस सीबोइटस। तीसरा है डेमोडेक्स ब्यूलोरम। और चौथा है सार्कोप्टेस स्केबी। ये इसके रोग होने के मतलब फैलाने वाले रोगों के कारक हैं। अब इसके रोकथाम और उपचार देखो। रोकथाम एवं उपचार, सभी रोगग्रस्त पशुओं को बांधने वाले जो स्थान है वो कैसा होना चाहिए? रोगाणु से रहित होना चाहिए। रोगी पशु को स्वस्थ पशु से क्या करें? अलग कर देना चाहिए। रोगी पशु को स्वस्थ पशु से अलग कर दें। सल्फर पाउडर को तेल में मिला करके लगाएं। सल्फर पाउडर को तेल में मिलाकर लगाएं। हिमेक्स मल्लम लगाएं। ब्यूटॉक्स 5 ml, कौन सा? हिमेक्स मल्लम सल्फर ब्यूटॉक्स 5 ml को 1 लीटर पानी में घोल करके लगाएं। और इंजेक्शन ऑवर्मेक्टिन 1 ml कितने वजन के हिसाब से? 50 किलोग्राम प्रति के हिसाब से लगाना चाहिए। आज इस के साथ ही आज की क्लास को यही समाप्त। इसी के साथ में लेसन 14 एनिमल डिजीज भी आपका कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम फिर से किसी दूसरे लेसन के ऊपर चर्चा करेंगे, दूसरे लेसन के ऊपर अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।